हेलो दोस्तों। तो आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। और हमारा सब्जेक्ट है ऊर्जा संरक्षण। उसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें एक्ट है ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो एक बात करनी थी आप लोगों से कि यूट्यूब में हम कुछ भी सर्च करते हैं तो आसानी से मिल जाता है। सोचिए यूट्यूबरों को उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे हम कुछ नहीं, बस एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप लोगों के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो यार। तो आते हैं हम। और हाँ, आपको अगर किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और जो भी मैं गलती करता हूँ इस वीडियो के अंदर, उन कमियों को थोड़ा निकाल के आप बताइएगा जिसमें मैं सुधार कर सकूँ। तो आते हैं BEE की स्थापना। आते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना BEE द्वारा की गई। BEE की स्थापना 1 मार्च 2002 को शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा प्रबंधक केंद्र द्वारा की गई। BEE के मुख्य उद्देश्य 2 बज गए। नंबर 1, परिमाण आधारित प्रस्तावों को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा प्रबलता को कम करना। दूसरा है राष्ट्र ऊर्जा दक्षता व संरक्षण प्रयासों एवं कार्यक्रमों को एक दिशा निर्देशन देना व एक नीति निर्धारित करना। तीसरा है ऊर्जा दक्षता परिणामों को देखने, मापने व जांचने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना। चौथा है जागरूकता लाना व जानकारी फैलाना, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और उन्नत करना, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। अब आते हैं ऊर्जा दक्ष प्रक्रिया उपकरण युक्तियों व प्रणालियों के उपयोग को उन्नत करना। यानी हम जो ऊर्जा दक्ष प्रक्रिया उपकरण हैं, युक्तियां हैं, उनकी प्रणालियां हैं, उनको और अच्छा बनाना। और सातवां है ऊर्जा दक्ष प्रोजेक्टों में वित्तीय खोजों को प्रोत्साहित करना। यानी जो हम ऊर्जा दक्ष प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, वित्तीय खोज कहाँ कहाँ से, किस किस तरह से हो सकता है, इसके लिए भी है। और आठवां है ऊर्जा के दक्ष उपयोगों को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देना। यानी ऊर्जा के दक्ष उपयोग को आगे जो बढ़ाती है उन संस्थाओं का या उन संस्थाओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। और नौवां है ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार करना। 10वां है ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। तो BEE का सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कार्य है उसके भी देख लेते हैं। पहला है सूचित उपकरणों एवं या व साधनों के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों को विशिष्टीकृत करना। सूचित उपकरणों व साधनों पर सीधे अनिवार्य का लेबल लगाना। ऊर्जा खपत के मानकों के अनुकूल न होने वाले उपकरणों के निर्माण, बिक्री, आयात व निर्यात पर रोक लगाना। और चौथा है नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपयोग नियम व मानक निर्धारित करना। पांचवा है ऊर्जा के दक्ष उपयोग हेतु ऊर्जा संरक्षण भान कोड निर्धारित करना। अब आते हैं नामित उपभोक्ताओं के लिए निर्देश। नामित उपभोक्ता जो उपभोक्ता है उनके लिए भी कुछ निर्देश BEE ने दिया है, तो उसको भी थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि जरूरी है। ऊर्जा के दक्ष उपयोग व संरक्षण के लिए अधिक ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्ति करना। नामित उपभोक्ताओं के लिए निश्चित समय अंतराल पर निर्धारित तरीके से ऊर्जा अंकेक्षण किसी ऊर्जा अंकेक्षण द्वारा करवाना। तीसरा है ऊर्जा खपत के संदर्भ में सूचना एकत्रित करना व उन पर कार्यवाही करना। ऊर्जा उपभोग के नियमों व मानकों का अनुपालन करना। ऊर्जा के दक्ष उपयोग व संरक्षण हेतु योजना तैयार करना व उसे क्रियान्वित करना। यदि वह योजना पूरी नहीं होती तो भवन व ऊर्जा अंकेक्षण निश्चित समय अंतराल में निश्चित तरीके से ऊर्जा अंकेक्षण द्वारा पूरा करना। और थोड़ा देख लेते हैं भारत सरकार में
ये राज्य सरकार है, अभी तक हम पढ़ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट। ये होता है इन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में इनका क्या काम है, इनका क्या बीई का क्या काम है, वो है केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए, यानी जो केंद्र सरकार तय करती है, अब वो गवर्नमेंट राज्य सरकार मानेगी, तो केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, जो भवन कोड है उसको प्रांतीय व स्थानीय स्थितियों के अनुसार संशोधित करना। नए व्यावसायिक भवन या भवन कॉम्प्लेक्स के मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों अनुपालन करने के लिए निर्देश देना। और तीसरा है संचरण एवं वितरण हानियों को कम करने व सह उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश देना। चौथा है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कंसल्टेंसी सेवाओं को प्रोत्साहित करना एवं उपभोक्ताओं में ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता लाना। और इस पे जुर्माना भी है। देखिए, अगर इनके नियमों का पालन आप नहीं करते हैं तो ये आप पे जुर्माना भी लगा सकते हैं, और वो जुर्माना थोड़ा बहुत नहीं। तो ये सब जानकारियाँ ज़रूरी हैं। नंबर फर्स्ट, और ये यूपीएससी में पक्का आती हैं क्योंकि मैंने पेपर देखा है उसका। तो आते हैं, अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वित्तीय रूप में होगा, अर्थात प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 व प्रत्येक दिन के लिए 1,000। 5 वर्ष के प्रारंभिक चरण को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, और इस चरण में कोई भी जुर्माना प्रभावकारी नहीं होगा। अब आते हैं ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल। लोकसभा में 8 मार्च 2010 को रखा गया था। इस बिल के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में कुछ संशोधन किए गए, क्योंकि नियम बनाए जाते हैं उनसे कुछ लोगों को तकलीफ होती है, तो उन पे बदलाव भी किया जा सकता है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उन पे कुछ संशोधन किया गया। नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को ऊर्जा दक्षता के मानदंडों और मानकों को विभिन्न उद्योगों में लागू कराने का अधिकार देता है। ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण के मानदंड और मानक उपकरणों तथा इमारतों के निर्माण के लिए भी निर्धारित किए जाएं। अधिनियम राज्य सरकार को इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू कराने का अधिकार देता है। मेरी वीडियो को देखते समय आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी आपको और मज़ा आएगी सुनने में। तो आते हैं दूसरा, अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को स्थापना होगी, तथा जिसका कार्य उद्योगों के ऊर्जा उपयोग का ऑडिट करने वाले ऑडिटरों और प्रबंधकों के लिए योग्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं के दिशा निर्देश जारी करना होगा। तीसरा है, यह विधेयक जिसमें हमने संशोधन किया, यह विधेयक इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानदंडों के दायरे का विस्तार करता है, तथा उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता मानदंडों को मजबूती से लागू या उपयोग करता है। यह ऊर्जा बचत के लिए एक ढांचा प्रदान करता है उन उद्योगों के बीच जो ऊर्जा की बचत करते हैं, तथा जो उद्योग अधिकतम मांग से भी अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि उसकी अधिकतम मांग सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी। यह बिल अपराध के लिए दंड की मात्रा बढ़ाता है, तथा दंड की सुनवाई विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपीलीय न्यायीकरण में अपील कर सकता है। अधिनियम 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपीलीय न्यायीकरणों में अपील कर सकता है। फिर से मैंने इस लाइन को पढ़ दिया क्योंकि जरूरी है, ये जरूरी है ये। अतः चौथा, अधिनियम के तहत सरकार वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड जारी कर सकती है, जिनका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट से या 600 केवीए किलो वोल्ट एम्पियर है। यह विधेयक वाणिज्यिक भवनों कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की सीमा को बढ़ाता है, ताकि ऐसे भवन कोड उन पर लागू हो सके जिनका कनेक्टेड लोड 100 या 1000 किलो वोल्ट या 120 केवीए किलो वोल्ट एम्पियर है। ये रेटिंग होती है केवीए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। वो ट्रांसफार्मर में है, बाद में उस पर चर्चा करेंगे। पांचवा, इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत
प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जिनकी ऊर्जा की खपत अधिकतम अनुमति से कम है। ऐसे प्रमाण पत्र उन उपभोक्ताओं को बेचे जा सकते हैं जिनकी खपत अधिकतम स्वीकार्य से अधिक है। छठवां अधिनियम सरकार को उपकरण या उपकरणों के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंडों को जारी करने का अधिकार देता है। सरकार अधिसूचित उपकरणों के निर्माण, बिक्री, खरीद या आयात पर भी रोक लगा सकती है जब तक कि वे ऐसे मानदंडों के अनुरूप ना हों। हालांकि यह प्रतिबंध मानदंडों को जारी किए जाने के 2 साल बाद ही लगा सकता है। विधेयक इस समय सीमा को 6 महीने घटा सकता है तथा फिर से 6 महीने बढ़ा सकता है। 7वां विधेयक अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए निर्दिष्ट दंड को बढ़ाता है और प्रत्येक अपराध के लिए 10 लाख रुपए तथा इसके अतिरिक्त यदि अपराध बड़ा हुआ तो 50,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से जो पहले 1,000 रुपये प्रतिदिन था उस पर देना होगा। अतिरिक्त जुर्माना उन उद्योगों से लिया जाएगा जिनकी ऊर्जा मांग निर्धारित ऊर्जा मांग से अधिक है तथा यह जुर्माना अधिक ऊर्जा खपत करने की कीमत होगी। अधिनियम के ऊर्जा संरक्षण के लिए एक अपीलीय न्यायाधीश या न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है जो केंद्र या राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा। विधेयक इस प्रावधान को खत्म करता तथा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान करता है। 9वां विधेयक ऊर्जा ब्यूरो के महानिदेशक के कार्यालय के कार्यकाल को 3 से 5 साल तक बढ़ाता है तथा केंद्र सरकार के बजाय ब्यूरो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। देखें, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार का कुछ काम नहीं है, ये अपने बीईई जो है वो अपने अधिकारी या कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा महत्वपूर्ण अंश थोड़ा समझ लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत सरकार ने सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया और दक्षता ऊर्जा ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसे कहते हैं दक्षता ऊर्जा ब्यूरो ने इसे संस्थापित किया। दक्षता ऊर्जा ब्यूरो नियमों और कार्यनीति के विकास में महत्वपूर्ण सरकारी कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा के प्रभाव को घटाना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम देश में ऊर्जा दक्षता सेवाओं को प्रदान करने की प्रणालियों को मजबूत और निर्धारित करता है। इस अधिनियम में विभिन्न विभागों के आवश्यक तालमेल का विवरण होता है। क्या होता है? विवरण होता है। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई की स्थापना दिनांक 1/3/2002 को हुई थी। यह दक्ष ऊर्जा के उपयोग और उसके संरक्षण की नीतियों और कार्यक्रमों में तालमेल बनाकर कार्य करता है। अब आते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग। उस पर कुछ अंग दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश निम्नलिखित हैं। नंबर पहला है ऊर्जा उपयोग करने वाले उद्योगों, स्थापित एवं व्यावसायिक भवनों के निर्धारित उपभोक्ताओं को ऊर्जा को संरक्षित करने के बारे में सूचित करना चाहिए। और दूसरा है नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा खपत के मानदंडों और मानकों का निर्धारण करना चाहिए। अब आते हैं प्रत्यक्ष नीति उपभोक्ताओं के लिए दक्ष ऊर्जा उपयोग हेतु प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करना चाहिए। राज्य स्तरीय सरकार को क्षेत्रीय और स्थानीय मौसम की स्थितियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को लागू करने का अनुरोध करना चाहिए। ऐसे उपकरणों और उपकरणों को जो मानक ऊर्जा खपत स्तर के लिए सही नहीं है के निर्माण, विक्रय, खरीदी और आयात पर रोक लगानी चाहिए। व्यावसायिक भवनों प्रत्यक्ष मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन
कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। समस्त संयंत्रों और उपकरणों पर ऊर्जा खपत के मानकों को चस्पा देना चाहिए। यदि ऊर्जा खपत के निर्धारित मानदंडों और मानकों का उपयोग नहीं हो रहा है तो ऊर्जा का दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए। अब आते हैं मानक तथा लेबलिंग। मानक तथा लेबलिंग क्या है? बीईई की स्टार रेटिंग योजना को माननीय पावर मंत्री द्वारा मई 2006 को लागू किया गया। यह योजना फिलहाल में निम्न उपकरणों पर लागू की गई है: कमरा, वातानुकूलन, पंखे, कलर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, मशीन, वॉशिंग मशीन, डीसी जनरेटर सेट, पानी का पंप, पानी हीटर आदि। स्टार रेटिंग से मतलब किसी भी उपकरण की ऊर्जा दक्षता से है। किससे है? ऊर्जा दक्षता से है। यह 5 बिंदु पैमाना है। क्या है यह? यह 5 बिंदु पैमाना है। अगर किसी उपकरण की रेटिंग अधिक है तो उसकी ऊर्जा खपत कम होगी और तथा अधिक बचत होगी। बीईई के 1 जनवरी 2018 से भारत में बनने वाले वातानुकूलन यानी फ्रिज या बिकने वाले वातानुकूलन के लिए नई स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात ISEER कहते हैं। यह कूलिंग के लिए ऊर्जा दक्षता को बनाती है या बताती है। ज़्यादातर बीईई के द्वारा स्टार रेटिंग इन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि। स्टार रेटिंग के साथ हमें साल भर में उपकरण द्वारा खपत करने वाली ऊर्जा का अनुमान पता चलता है। पावर खपत बराबर 1 विद्युत यूनिट। बीईई ने स्टार रेटिंग और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 2018 से इसे ISEER मान में देना शुरू कर दिया है। इस बदलाव के साथ ISEER मान 4 से बढ़कर 4.5 हो गया है। इसका मतलब अब जिन वातानुकूलन का ISEER का मान 3.1 से कम होगा उन्हें भारत में ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। तो यहीं से आप लोगों का दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हो सके तो आप अपने स्कूल, कॉलेजों या कहीं दूसरी जगह इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे आगे तक ले जाएगा और प्रोत्साहित करेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं जैसा आप चाहें। तो तब तक के लिए शानदार रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो।